कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम, और आज के लेक्चर में आपसे बात करने वाले हैं लॉ ऑफ मास एक्शन की। स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मास एक्शन जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा रहता है, उन्हें समझ में नहीं आती है। लेकिन इंशाल्लाह इस वीडियो के अंत अगर आप रहेंगे तो आपको हम बताएंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है लॉ ऑफ मास एक्शन की हम जो है डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन में देखा जाए तो बेसिकली रेट की बात की जाती है। रेट मीन स्पीड होता है, यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है। लेट्स से दैट हमारे पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी गोज टू C प्लस डी, और फिर वो भी ये रिएक्टेंट्स होते हैं, ये प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अब जो प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा रिएक्ट करके जो है वो रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की गेम होती है, इसमें जो एक फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा होता है या फिर एक बैकवर्ड रिएक्शन आ रहा होता है, इसका एक रेट होता है, इसकी एक स्पीड होती है। तो साइंसदानों का जो है ये मानना है, स्पेसिफिकली वेग एंड गुलबर्ग नामी साइंसदानों ने 1869 में इस कानून को पेश किया और उन्होंने बताया कि कोई भी रिएक्शन है उसका जो रेट होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स। यानी हमारे पास लेट्स से दैट ये सब्सटेंसेस हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं, ये भी सब्सटेंसेस हैं, ये रिएक्ट कर रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मासेस। यानी इसमें से हम ये बात करेंगे कि जो A है उसमें से कितना A रिएक्ट कर रहा है, उसको हम स्मॉल लेटर A से जो है वो जाहिर करेंगे, क्योंकि सारा का सारा A जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ जो है वो A रिएक्ट करेगा। इसी तरह से जो B है, सारा का सारा B रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ जो है वो B का हिस्सा रिएक्ट करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता होगा तो दैट विल बी अ फॉर मोर गुड थिंग। उसके बाद फिर आप ये कह लें कि C और D बन जाएंगे। अब आपको पता है C और D ने भी आपस में रिएक्ट करना है, ये भी सब्सटेंस से रिएक्ट करेंगे। तो C भी सारा रिएक्ट नहीं करेगा, कुछ उसका हिस्सा ही रिएक्ट करेगा, और D का भी कुछ हिस्सा ही रिएक्ट करेगा। सो ये है हमारे पास वो सब्सटेंस जो एक्टिव है, यानी कि प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। आप इसको कह सकते हो कि ये एक्टिव मास है। ये स्मॉल मैंने आपको मोलर कंसंट्रेशंस यहाँ पे शो किए हैं। तो ये तो हमारे पास है सब्सटेंस के लिए, ठीक है। अभी ये बात हमने किसके लिए की? सब्सटेंस के लिए की है। So and the rate of a reaction is directly proportional to the product of। अब हम बात करेंगे रेट ऑफ अ रिएक्शन की। पहले हमने बात की रेट ऑफ अ सब्सटेंस रिएक्ट्स की, अब हम बात करेंगे रेट ऑफ अ रिएक्शन, यानी पूरे रिएक्शन का भी रेट, यानी क्या स्पीड है, ये निकाला जा सकता है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस की। यानी अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ये एक्टिव मासेस हैं, इनके हमने प्रोडक्ट्स ले लेने हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इनके आपस में प्रोडक्ट्स कैसे लिए जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट्स मीन मल्टीप्लाई किया जाएगा इनको, राइट। इस प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। यानी हम इसको हासिल ज़रब लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कैसे किया जाएगा, ये हमारा आज का टॉपिक होगा, इस पर हम बहस करेंगे। ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस, डेफिनेटली ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, ये जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं इनका ही हम आपस में रिएक्टिंग सब्सटेंस, सॉरी, ये हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं जो कि ये एक्टिव मासेस हैं और ये रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं। इनका आपस में जो है हम प्रोडक्ट लेंगे और प्रोडक्ट लेके ये अंदाजा लगाएंगे कि रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या है। फिर रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स वो डिपेंड करेगा एक्टिव मास के ऊपर। है ना। होप सो कि आपको डेफिनेशन थोड़ी बहुत समझ में आना शुरू होगी। अब हम इसकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब एक्सप्रेशन की तरफ मैंने जाना है। बेसिकली आपको एक रिएक्शन करके दिखाना है और मैंने इसको डेफिनेटली एक्सप्रेशन को ड्राइव करके दिखाना है। लेकिन मैं भी आपको जो बात करूंगा वो बेसिकली ये है कि एक्टिव मास क्या है। एक्टिव मास जो है वो बेसिकली मोलर कंसंट्रेशन है। एक्टिव मास क्या है? मोलर। आपको पता है कि जब भी केमिस्ट्री की बात आ जाती है तो आप कैलकुलेशन पार्टिकल्स की मोल्स में करते हो। जैसे कि आपको याद होगा कि जो मोल है वो 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के बराबर होते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 मोल। अगर 1 मोल होगा तो इतने पार्टिकल्स होंगे। तो मतलब मोलर कंसंट्रेशन का मतलब कि आप पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब एक्टिव मासेस जो है, एक्टिव मासेस जो होते हैं उनके पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। कितने पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं, फिर आगे जो प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्ट में कितने पार्टिकल्स रिएक्ट कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं, इनकी कैलकुलेशन की जा सकती है। दैट इज कॉल्ड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। तो जो एक्टिव मास होता है वो क्या होती है? वो बेसिकली कंसंट्रेशन ही होती है, ठीक है। क्या आपने याद रखना। उसके बाद यूनिट की हम बात कर लेते हैं कि जो यूनिट है बेसिकली एक्टिव मास का, वो है मोल पर डीएन क्यूब। ये आपने नहीं भूलना है।
अभी मैं बेसिकली आपको एक केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन ड्राइव करके दिखाऊंगा। तो ये व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन, इसकी हम बात करेंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने लिखना है एक्टिव मास को, आपने लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। ये दिस इज द वे टू राइट द एक्टिव मास, इसके अंदर आपने लिखना है एक्टिव मास को। तो एक्टिव मास को कैसे इसके अंदर लिखा जाता है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा मेरे एक्सप्रेशन। सो एक्सप्रेशन ड्राइव करने की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम एक्सप्रेशन ड्राइव करने की तरफ जाएं, मतलब हम कोशिश करें बेसिकली हम ये एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकालना चाहेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो है हम कहते हैं केसी। अब आप कहेंगे ये केसी क्या है? अब बेसिकली इस रिएक्शन से हम केसी की वैल्यू ड्राइव करेंगे। अब ये केसी क्या है? ये बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम निकालना चाहेंगे। तो अब ये कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स से हमारे पास ये बॉडीज हैं जो रिएक्ट कर रही हैं, एक जनरल रिएक्शन हम ले लेते हैं। इस जनरल रिएक्शन में आपको पता है कि जो ए है इसको हम ब्रैकेट्स में ले लेंगे, राइट। इसको हम ब्रैकेट्स में क्यों लेंगे? क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जो है वो मैटर करती है। इसी तरह से हम बी की वैल्यू को भी जो है वो ब्रैकेट्स में ले लेंगे। इस तरह सी की वैल्यू को भी जो है वो ब्रैकेट्स में ले लेंगे और डी की हमारे पास जो भी कंसंट्रेशन होगी उसको हम ब्रैकेट्स में ले लेंगे। तो अभी इनको ब्रैकेट्स में लेने के बाद हम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ एक्शन देखें तो द रेट एट विच रिएक्टेड ए रिएक्ट्स, तो हम ये कह सकते हैं, मतलब बी में यहां लिख लेता हूं, ठीक है। तो रेट एट विच रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स, मैं ये कह सकता हूं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए के। यानी कि जितना भी ए ने रिएक्शन करना है वो डिपेंड करता है ए के ऊपर। इसी तरह से मैं ये कह सकता हूं कि रेट एट विच बी रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। इसी तरह से मैं स्टूडेंट्स कह सकता हूं कि जो ए और बी है ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, तो फिर रेट ऑफ, मतलब ए और बी रिएक्ट करेंगे तो फॉरवर्ड जा रहा है ना रिएक्शन, तो रेट हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या कह सकते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ब्लैक से कर लेता हूं ताकि आपको नजर आए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन ये बेसिकली जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस की। अभी मैंने आपसे बात की थी कि जो भी प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे कंसंट्रेशन को आपस में, प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेफिनेटली आपने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है यहां से। तो फिर आप लिखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू, आप बेसिकली केएफ लिख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई खास वैल्यू ही प्रोडक्ट में जाएगी, तो वो खास वैल्यू को आप कह सकते हैं केएफ, राइट। तो आप साथ दोबारा लिख देंगे ए इंटू बी, जो भी इनकी वैल्यू होगी। आगे जाके इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी करेंगे हम। तो ये हमारे पास होगा फॉर दी फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी कि हमारे पास जो है जो भी रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन को मैंने आपको लिख के दिखा दिया है। सो केएफ जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, और ये जो केएफ है बेसिकली एक स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। आप याद रखिएगा कि जो केएफ है ये बेसिकली क्या है? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। तो ये आपने जो है वो याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की। तो इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी आपको पता है, कंसंट्रेशन आपको नजर आ रही है यहाँ पे। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या करेंगे? रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन डेफिनेटली रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्टली किसके आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ सी इंटू डी के आ जाएगा। और इसको खत्म करेंगे आप तो डेफिनेटली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है वो इज इक्वल्स टू के आर के बराबर आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ सी इंटू डी जो है आप वो लिखेंगे। सो दैट मेक्स द आइडिया ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पेसिफिक कांस्टेंट निकालने का तरीका और फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पेसिफिक कांस्टेंट निकालने का तरीका। अब हमें पता लग गया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ये हमें पता है। अगर हमें इस बात का पता है तो हम इस एक्सप्रेशन को मजीद आगे कैसे लेके जा सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोबारा मैं बता देता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, ये हमें पता है। अगर हमें ये पता है तो इसी इक्वेशन को आगे किस तरह लेके जाया जा सकता है ये मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं अरेज कर लूँ जरा। तो स्टूडेंट्स अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जब बराबर आ जाती है तो आपने भी जो लिखा कि जो के एफ था यानी स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, वो था ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ बी, और ये बराबर आ गया
स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, और ये था कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू कंसंट्रेशन ऑफ D। याद रखो मैं इस इक्वेशन के लिए आपको एक्सप्रेशन बना के दे रहा हूँ, इस इक्वेशन, इसलिए मैंने ये इक्वेशन अभी तक अरेंज नहीं की है कि आपको ये बात याद रह जाए। तो अब आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो सबको ही आती है, तो अब ये KF इधर ही रहेगा, ये KR इधर आके क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, मतलब जो एक्टिव मास को एक तरफ कर लेते हैं, स्पेसिफिक कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं। तो अब हमारे पास क्या होगा, KF ओवर क्या आ जाएगा, KR, और इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, जो ऊपर है बेसिकली प्रोडक्ट है, ठीक है, C इंटू D, और यहाँ पर हम इसको A जो है और B को जो है वो नीचे लिख लेंगे, राइट। अब ये जो है ना हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स, ये एक ऐसी वैल्यू है, ये एक ऐसा रेशो है जो कि हमेशा सेम रहता है, मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज हो किसी भी रिएक्शन के लिए, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। लिहाजा मैं कह सकता हूं कि जो KF ओवर KR है ये बराबर आ जाता है KC के, क्योंकि जब इन दोनों की वैल्यू चेंज नहीं होनी, सेम ही रहनी है, तो इन दोनों को ओवर में लिखने के बजाय मैं एक KC की फॉर्म में लिख देता हूं इसको। तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि हर रिएक्शन का मुख्तलिफ होता है। तो अब लेट्स से दैट हमारे हमने रिएक्शन एक जनरल रिएक्शन सपोज किया हुआ है, इसका हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला, तो वो क्या निकला, KC निकला। तो अब हमारे पास लेट्स से दैट इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, KC लिख देंगे। अब हम आगे आप खुद लिख लीजिएगा, तो इसको हम लिख देंगे KC, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ गया कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू D ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ A इनटू B। तो ये आपने याद रखना है, ये हमने अब एक्सप्रेशन KC का ड्राइव कर दिया आपको। स्टूडेंट्स इसी एक्सप्रेशन को मैं अब आगे लेके चलूंगा। इसी एक्सप्रेशन में मैं आपसे ये बात करूंगा कि जब लेट्स से दैट A और B के मोल तो सेम है, इसका 1 मोल 1 मोल 1 मोल, लेट्स से दैट 1 मोल, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग विद KC, आप डायरेक्ट इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकी जो मोलर कंसंट्रेशन सबकी चेंज होती है, इसका लेट्स से 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका 3 मोल, इसका 4 मोल, लेट्स से दैट ऐसी कंडीशन आ गई, तो फिर उस सिनेरियो के लिए आप क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को कैसे चेंज करेंगे, तो उसको हम चेंज करते हैं। अब बेसिकली हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन व्हेन डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे। स्टूडेंट्स अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हम जो मोलर कंसंट्रेशन है, अब कुछ भी हो सकती है, उसको हम A लिख लेते हैं, इसको हम B लिख लेते हैं, इसको हम C लिख लेते हैं, और इसको हम D लिख लेते हैं। अब आपको पता है रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए, रेट ऑफ रिवर्स के लिए कैसे हमने इक्वेशंस करनी है, सारा सिनेरियो वही होगा, लेकिन ये जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं इनको हमने कोएफिशिएंट बना देना है, कंसंट्रेशंस के ऊपर कोएफिशिएंट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, लेट्स से दैट आपने अगर ये लिखना है A अब लिखना है, तो आप ऐसे लिखोगे, एक्टिव मास की कंसंट्रेशन A ही लिखोगे, लेकिन साथ की जो एक मोलर वैल्यू है इसको आप क्या बना दोगे, कोएफिशिएंट बना दोगे, पावर बना दोगे इसको आप। इसी तरह से आप जो है वो B लिखोगे, राइट, ओवर हियर यू गोना राइट B, ठीक है, जिस तरह ये B लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप जो है यू गोना मेक समथिंग लाइक ब्रैकेट्स कंसंट्रेशंस, और इसको आप जो है ऊपर ये जो कोएफिशिएंट है इसका क्या बना दोगे, B बना दोगे। इसी तरह से हमारे पास जो है ये C लिखना है आपने, ठीक है, और D लिखना है, और इस तरह से आपने इनके जो मोलर कंसंट्रेशंस हैं इनको आपने कोएफिशिएंट्स बना देना है, इसको C बना दोगे और इसको D बना दोगे। सो व्हाट यू कैन राइट के रेट ऑफ A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा इसके। अब तो डेफिनेटली हमारे पास हमने रेट ऑफ रिएक्शन लेना है, फॉरवर्ड रिएक्शन का लेना है, तो रेट ऑफ, जिस तरह आपने पीछे देखा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मैं आप कुछ स्टेप्स मिस कर रहा हूँ, अपनी बुक में देख लो, वो आप लिख लो, अभी मैंने आपको समझा दिए थे। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ A और B, और आपको पता है कि अब आपने इसके ऊपर क्या लिखना है, मोलर कंसंट्रेशन भी लिखनी है, ये अब आपने भूलना नहीं है, क्योंकि जब आप डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स के लिए जाओगे, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट डिफरेंट मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, एट डिफरेंट मोल्स, इसका एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में लिख दिया यहाँ पे इज इक्वल टू लगा देंगे, और यहाँ पे आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का KF स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आ जाएगा, और ये वैल्यू जो ऊपर मैंने लिखी है ये एज इट इज मुझे नीचे लिखनी पड़ेगी।
सो ए जो है और बी जो है हमारा राइट इन द सेम वे, राइट, बिल्कुल हम ऐसे ही लिखेंगे जैसा कि हमने लिखा हुआ है। अब इस तरह से आप रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन तो मैंने लिख लिया, मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपको नजर आ रहा है वहां पे, और सी और डी की हमने प्रोडक्ट्स ले लेनी है, प्रोडक्ट्स की, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स ले ली मैंने और इनकी जो डिफरेंट मोलर वैल्यूज हैं उनको मैंने कन्वर्ट कर देना है इस तरह, और इसका भी क्या करूंगा मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ रेट ऑफ रिवर्स आ जाएगा, और अगेन हम गोना डू द सेम थिंग, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, अब इसको दोबारा लिख दूंगा, ठीक है। सो आई होप कि कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, पिछली इक्वेशन की तरह ही सारा कुछ मैंने किया है। अब मुझे ये भी पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर आता है किसके, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो जब ये दोनों चीजें बराबर है तो मैं इस एक्सप्रेशन को एक दूसरे की इक्वल करने की काबिलियत रखता हूं, जैसे कि मैंने पहले किया था। सो मैं इसको अरेज करके आपको बना के दिखा देता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें, अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर आ गया रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की, ये है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्सप्रेशन, और ये है रेट ऑफ रिवर्स। स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट के साथ मैंने प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ले लिया, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स ले लिया मैंने। तो यहाँ पे ये हमारे पास, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये सिचुएशन आ जाएगी। एक मरतबा फिर मैंने आपको याद होगा बताया था कि हर रिएक्शन के लिए रेट फॉरवर्ड का और स्पेसिफिक रेट जो है वो रिवर्स का क्या आता है, सेम आता है, रेशो कभी चेंज नहीं होता, तो रेशो सेम रहता है। इसलिए इन दोनों फ्रीक्वेंसीज की जगह जो है मैं क्या लिख लेता हूँ, मैं केसी की वैल्यू लिख लेता हूँ। तो मैं इसको रेज करूंगा और मैंने अब जो है केसी की वैल्यू एक मरतबा फिर ड्राइव कर दी है फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स के लिए, क्योंकि मैंने उनको कोएफिशिएंट बना के आपके सामने शो कर दिया है। तो ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन विद डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो आई होप सो स्टूडेंट्स इट्स बीन 16 मिनट्स 17 मिनट्स विद यू, और मैंने ये आपको समझाया। तो ऐसा करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं फौरन, ताकि हमने जो अभी सीखा है इसको इंप्लीमेंट करना भी सीख लें। तो एक एग्जांपल के बाद वीडियो को वाइंड अप की तरफ जाएंगे, एंड होप सो चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। स्टूडेंट्स लेट्स से दैट हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें आप कह लो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ध्यान करें जरा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बना रहे हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है 2 नाइट्रोजन है, तो डेफिनेटली ये तो हमारे पास फॉर्मूला हो गया, तो यू हैव टू राइट 2 अराउंड हियर। अब याद रखिएगा, एक होता है, मतलब अगर आपने कोई इक्वेशन लिखी होती है a ओवर b लिखा होता है, लेट्स से दैट, या c ओवर d लिखा होता है, या आई डोंट नो 2 ओवर 5 लिखा, तो कुछ भी आपको पता है, आपने फ्रैक्शन में कोई वैल्यू, तो इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसे कहते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें सीन ये होता है कि आपने जब केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है, इस इक्वेशन के लिए केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है, तो आपने याद रखना है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमने हमेशा ऊपर लिखनी है, दैट इज गोइंग टू बी द न्यूमरेटर, ठीक है। प्रोडक्ट्स हमेशा किस में आएंगी, न्यूमरेटर में आएंगी। यानी आप इसमें आपने ये प्रोडक्ट लिखी, और ये ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि कंसंट्रेशन की बात करोगे, और ये इसकी जो मोलर वैल्यू थी डेफिनेटली यहाँ से चेंज है, तो आप इसको शो करोगे इन कोएफिशिएंट, यहाँ पर आप 2 लगा दोगे, राइट। सो ये प्रोडक्ट आपने पहले लिखनी है, केसी की वैल्यू ड्राइव कर रहे हैं, तो अगर आपको याद हो तो आप प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की बात होती है, याद रखो, हमेशा केसी की वैल्यू लिखोगे तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। ये प्रोडक्ट अब ए की प्रोडक्ट है, तो आपने ए की यहाँ पर लिख दिया। मैं आपको एक और इक्वेशन करा देता हूँ, उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर आपके पास 2 रिएक्टेंट्स हैं, तो प्रोडक्ट हमने लिख दी, अब रिएक्टेंट्स लिख लेते हैं। तो रिएक्टेंट्स में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, और ऑक्सीजन। आपने प्लस नहीं करना, ये प्लस का निशान नहीं लगाना अलाउड, क्योंकि इन दोनों का आपने प्रोडक्ट लेना है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो लिहाजा यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे कंसंट्रेशंस के, और आपको पता है कि यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है, तो 1 को लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है। सो ये आपके पास केसी की एक इक्वेशन मैंने बना दी है। सो दिस इज द केसी इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। बेसिकली मैंने इस इक्वेशन को आपको बनाकर दिखा दी है। सो दिस इज द इक्वेशन जिसका मैंने आपको केसी बनाकर दिखा दिया। मैं एक इक्वेशन आपको और करवा दूं ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम और आपका सॉल्व हो जाए। तो स्टूडेंट्स एक और हम इक्वेशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अब एक हमारे पास मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, राइट। और सॉरी यहाँ पर हम डेफिनेटली 2 लगाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल है। उसके बाद ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की बात करेंगे। ये रिएक्टेंट्स लिख लिए, प्रोडक्ट इसकी अमोनिया होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये बैलेंस नहीं है इक्वेशन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो आपने क्या करना है, 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, तो आपने 2 नाइट्रोजन बराबर कर दिए और हाइड्रोजन बढ़ गए, तो 2 3s आर
6, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे आप 3। सो दैट मेक्स एन आइडिया। अब ये बन गई बैलेंस केमिकल। पहले इक्वेशन को हमने बैलेंस करना होता है, कर लिया बैलेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स ये करना है, आपने इसका केसी एक्सप्रेशन लिखना है, राइट। अब देखो प्रोडक्ट ओवर, तो प्रोडक्ट आपके पास अमोनिया है, अमोनिया प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट्स आपके पास क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। क्लियर होगी बात? डेफिनेटली कंसंट्रेशन लेनी है अब आपने। अब अमोन के बच्चे करते हैं यहाँ प्लस का निशान लगा देते हैं, ये गलत होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्लस नहीं लगाना। हाँ, अब यहाँ पर अमोनिया के आपने जो है कोएफिशिएंट लगाने हैं, ये जो मोलर कंसंट्रेशन है कोएफिशिएंट में कन्वर्ट होगी। यहाँ पर 2 लगेगा अमोनिया के लिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 3 लगेगा, और यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए जो है 1 लगेगा। 1 को लिखना जरूरी नहीं है। So that makes a Kc expression for this reaction. अब सोर्स कभी-कभी जब आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसमें इसकी और इसकी वैल्यू दी होगी, कहा कि Kc की वैल्यू निकालें, तो डेफिनेटली Kc की वैल्यू निकल आएगी। जब आप इसकी वैल्यू भी प्लेस कर देंगे, इसकी भी प्लेस कर देंगे, इसकी भी प्लेस कर देंगे, तो आप निकाल सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सबकी जो यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब है। इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है, और इसका यूनिट भी मोल पर डीएम क्यूब है। लेकिन कोएफिशिएंट से ये भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इसका तो 1 सेम रहेगा, इसका आप करोगे 3 के से मल्टीप्लाई, पावर हो जाएगी इसकी भी पावर लोगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर। तो यूनिट्स भी आपको मैंने निकालना बता रहा हूँ। पर अभी नेक्स्ट इक्वेशन में, मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रॉपर्ली यूनिट बनाना सिखा दूंगा। लेकिन अभी मैं आपको फिर एक हिंट दे रहा था कि यूनिट्स के साथ भी कुछ पावर्स का सीन चलता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। मेरी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे फॉर द यूनिट ऑफ केसी को लेकर। ये ऐसा करते हैं कि हम जो है केसी की यूनिट निकालते हैं, ठीक है। अभी हम केसी की यूनिट निकालते हैं। लेट्स से दैट अमोनिया के लिए मैंने जो है प्लेस कर दिया, मोल पर डीएम क्यूब होगा ना इसका यूनिट, और इसके लिए भी क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब कहते हैं वैसे, और इसके लिए भी होगा मोल पर। ये हमेशा सेम ही रहेगा, ये जो बात कर रहा हूँ ना ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। लेकिन डेफिनेटली कोएफिशिएंट की वैल्यूज क्या होती है, चेंज हो जाती है। अब तुम्हें पता है यहाँ पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, तो ये टोटल 4 हो गए। क्योंकि आपको पता है जब प्रोडक्ट हो तो आपस में पावरें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पर ये सीन है। तो अब क्या होगा, ये देख लेते हैं। यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब पावर क्या हो जाएगी 2, और नीचे क्या हो जाएगा, मोल पर डीएम क्यूब पावर क्या हो जाएगी 4। अब ऊपर छोटी पावर है, नीचे बड़ी, तो छोटी पावर नीचे आके माइनस में होगी। सो देखो यहाँ पर क्या होगा, मोल ऊपर तो कुछ नहीं रहेगा ना, ऊपर से जब ये सारी वैल्यू नीचे चली जाएगी तो ऊपर क्या रह जाएगा 1, और नीचे ले आओ इसको तो ये क्या हो जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। अब ये जो 4 पावर थी इसके साथ 2 पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो अब देखो आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब, और इसका क्या आएगा स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 3 आर 6, 2 1 आर 2, तो 1 ओवर मोल स्क्वायर्ड, और ये क्या हो जाएगा डीएम क्यूब माइनस 6। तो स्टूडेंट्स अब देखो इसको उठा के ऊपर ले जाओ, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में वैल्यू कभी भी नहीं लिखनी होती, न्यूमरेटर बना के लिखनी होती है। तो लिहाजा क्या लिखोगे, मोल -2 डीएम +6। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन का केसी का यूनिट ये है, केसी का यूनिट मैंने आपको निकाल दिया है इस इक्वेशन को लेकर। तो आपने केसी का यूनिट पता करना था क्या होता है, तो वो डेफिनेटली जो भी उसके अंदर रिएक्टर प्रोडक्ट्स का सीन होता है, उनकी मोलर कंसंट्रेशन का सीन होता है, वो आप फिर वैल्यूज प्लेस करके यूनिट निकाल लेते हो। ये समटाइम्स इक्वेशन के अंदर ये केसी का यूनिट दिया होता है तो फिर डेफिनेटली टेंशन नहीं रहती आंसर निकालने की। लेकिन केसी का यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप केसी की वैल्यू निकाल रहे हो, मतलब इसकी वैल्यू 2 है 3 है 4 है, लेट्स से दैट कंसंट्रेशन उसने दी हुई है डाटा के अंदर, तो फिर आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास केसी की वैल्यू आ जाएगी, इसका यूनिट भी लिखना है। तो यूनिट जब आप लिखोगे तो फिर आपको मैंने यूनिट लिखने का तरीका बताया, एक दो एग्जांपल आपकी बुक में मौजूद है, उसका फॉलो कर सकते हो। सो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, नोट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, सो बहुत सा कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। सारी चैप्टर की प्लेलिस्ट दी हुई है, सारे चैप्टर्स को अगर आप स्टडी करना चाहते हो मेरे साथ तो प्लेलिस्ट में लिंक्स मौजूद हैं, उनको आप फॉलो करके कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सी ग्रेड्स 9 10 11 12 आई डोंट नो जूनियर सेक्शन को भी हम कवर कर रहे हैं। तो इस चैनल के ऊपर आपको बहुत सा स्टफ मिलने वाला है, इस चैनल के साथ रहिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा इस चैनल का।